बच्चों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी लेकर के आए हैं। और देखिए, क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है उसको मैं जिस अप्रोच में पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आप पूरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप खोज लेंगे तो उतना बेहतर अप्रोच में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो पहला जो चैप्टर है क्लास 12 का, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्या है? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चलिए, तो ये पहला चैप्टर को मैं पढ़ाता हूं। और देखिए, पढ़ने का मजा तब है जब पढ़ाने वाला टीचर बेहतर हो और बच्चा को सारा चीज समझ में आ रहा हो, चीजें क्लास में याद हो रही हो, तो पढ़ने का मजा है। देखिए, भूगोल जो है मैं आपको बता देता हूं। जैसे भूगोल, जो ज्योग्राफी, जो भूगोल जो है, भूगोल के दो ब्रांचेज हैं। भूगोल की कुल कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। अगर आप देखिएगा तो एक भौतिक भूगोल, सुनिए मेरी बात को, एक हो जाएगा भौतिक भूगोल और एक होगा मानव भूगोल। ये क्या हो जाएगा? मानव भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल के जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएगा पोलिडोनियम। कौन हो जाएगा? पोलिडोनियम। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि भौतिक भूगोल का जो जनक होगा वो पोलिडोनियम होगा, और मानव भूगोल का जो जनक हो जाएगा वो हो जाएगा रैटजेल। कौन हो जाएगा? रैटजेल। रैटजेल यानी कि फ्रेडरिक रैटजेल। रैटजेल का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक रैटजेल। आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है कि मानव भूगोल का जनक कौन था, तो रैटजेल था। रैटजेल का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक रैटजेल। और रैटजेल जर्मनी का भूगोलवेत्ता था। रैटजेल कहाँ का था? जर्मनी का। अगर आपसे पूछेगा कि रैटजेल कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का था। रैटजेल जर्मनी का भूगोलवेत्ता था। और मानव भूगोल का जनक किसको बोलते हैं? रैटजेल को। देखिए, भौतिक भूगोल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण, देखो भौतिक पर्यावरण यानी तुम ऐसे लिख सकते हो कि प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे भौतिक पर्यावरण, भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे नदी, जैसे नदी ले सकते हो, या नदी पर से तुम ले सकते हो समुद्र, समुद्र पर से पर्वत ले सकते हो, पर्वत पर से मिट्टी ले सकते हो, मिट्टी पर से हवा। ये सब क्या है? प्राकृतिक चीज है। ये सब क्या है? प्राकृतिक चीज है। तो इन प्राकृतिक चीजों का जो अध्ययन करेंगे वो भूगोल क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल। तो क्या तुमको समझ में आ रही है कि भौतिक भूगोल क्या है? तो भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का, भौतिक पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक चीजों का, जैसे नदी का, समुद्र का, पर्वत का, मिट्टी का, हवा का, ये सब प्राकृतिक चीज है। इन चीजों का अध्ययन करेंगे तो भूगोल क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल कहलाएगा। और भौतिक भूगोल के जो जनक होंगे वो कौन हो जाएंगे? पोलिडोनियम हो जाएंगे। चलो ठीक है। अब देखो, मानव भूगोल, ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मानव भूगोल क्या है। तो देखिए, यहां पर मैं जो बना रहा हूं एक चित्र, आप देखिएगा। ये पेड़, पेड़ क्या है? प्राकृतिक है, ये पेड़ है। ये मिट्टी क्या है? मिट्टी भी आपको प्राकृतिक है। ये हवा क्या है? ये भी प्राकृतिक है। ये जल क्या है? ये भी प्राकृतिक है। और इधर ये मानव है। इधर ये क्या है? मानव है। ये मानव है। ये मानव हुआ और ये सारा चीज क्या हुआ? प्राकृतिक हुआ। अब देखिए, मानव और प्रकृति के बीच कुछ ना कुछ संबंध पाया जाएगा। सुनिएगा, मानव और प्रकृति के बीच कुछ ना कुछ संबंध पाया जाएगा। और मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध होता है, उन्हीं संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? मानव भूगोल का। क्या कहलाएगा? मानव भूगोल। तो क्या मानव भूगोल का परिभाषा तुमको समझ में आया? अगर कोई आदमी तुमसे ये पूछता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, मानव भूगोल क्या है, तो तुम लिख देना कि प्रकृति के बीच और मानव के बीच जो संबंध पाया जाता है, प्रकृति और मानव के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैं एक विद्वान का नाम लिख रहा हूं यहां, आपके एग्जाम में उसकी भी बहुत चर्चा आती है। विद्वान का नाम है कुमारी सैंपल। देखिए, कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल का क्या परिभाषा दी, यह भी आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। कुमारी सैंपल बोली थी कि मानव भूगोल, ध्यान देना, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के अंतर संबंधों का, क्रियाशील मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन है। अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये मानव भूगोल का परिभाषा किसने दिया? कुमारी सैंपल ने। तुम जानते हो कुमारी सैंपल जो थी रैटजेल की स्टूडेंट थी। कुमारी सैंपल मानव भूगोल का क्या परिभाषा देती है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, हमारा पृथ्वी स्थिर नहीं है,
पृथ्वी घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव, और मानव भी एक्टिव है, मानव कोई ना कोई कार्य में लगा है, तो मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अंतरशील संबंधों का जो अध्ययन है वही क्या है, मानव भूगोल है। चलिए, तो आपको तो इतना समझ में आ गया कि भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा मैंने आपको बता दिया, और कुमारी सैंपल के अनुसार भी मानव भूगोल का डिफिनीशन बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पर मैं दो वर्ड लिख रहा हूं, इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए मैं दो वर्ड लिख रहा हूं, एक मैं लिखता हूं मानव का प्रकृतिकरण, ध्यान देना मेरी बात को, एक वर्ड है मानव का प्रकृतिकरण और एक है प्रकृति का मानवीकरण। ध्यान देना, प्रकृति का मानवीकरण। तो देखो ये प्रकृति का मानवकरण और मानव का प्रकृतिकरण क्या है। तो पहले देखिए मानव का प्रकृतिकरण। देखिए आरंभिक अवस्था में आप देखिएगा ना, शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर में जो मानव सब था ना, आदि मानव सब, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर था। पूरा का पूरा मानव किस पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। अपना भोजन के लिए, आवास के लिए, सब चीज के लिए मानव प्रकृति पर निर्भर था, और मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। मानव किसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया था, प्रकृति के अनुसार। मानव का जितना भी काम होता था, जितना भी क्रियाकलाप होता था, सब प्रकृति के अनुसार संचालित होता था, सब प्रकृति के अनुसार संचालित होता था। वो क्या कहलाया, मानव का प्रकृतिकरण। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, मानव का प्रकृतिकरण। तो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब ये होता है कि आरंभिक अवस्था में मानव पूरा का पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर था। अपने भोजन, आवास के लिए, सब चीज के लिए मानव प्रकृति पर निर्भर था। मानव का जितना क्रियाकलाप होता था सब प्रकृति के अनुसार संचालित होता था। मानव में उतना ज्ञान विज्ञान तो था नहीं, मानव प्रकृति को देवता मानता था, उसी के अनुसार अपना पूरा काम करता था। तो वो प्रक्रिया क्या होगा, मानव का प्रकृतिकरण। बाद में देखोगे तो प्रकृति का मानवीकरण। देखो यहां पर जो प्रकृति का मानवीकरण है क्या है, बाद में तुमको पता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। आज जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तब विज्ञान की सहायता से, तकनीकी की सहायता से मानव प्रकृति में फेरबदल करने लगा। मानव प्रकृति में बदलाव करने में, मानव प्रकृति में फेरबदल करने में सक्षम हो गया। किसकी सहायता से, विज्ञान और तकनीकी की सहायता से। जैसे सोलर लाइट बना करके सूर्य की ऊर्जा से रोशनी प्राप्त कर लिया, नदी के देखोगे, नदी में डैम बना करके नदी के जल से विद्युत प्राप्त कर लिया। तो क्या ये सब किसके सहायता से किया, टेक्नोलॉजी की सहायता से किया, तकनीकी की सहायता से किया। तो तकनीकी की सहायता से मानव प्रकृति में फेरबदल करने लगा, प्रकृति को बहुत हद तक अपने उपयोग में लाने लगा, और यह प्रक्रिया क्या कहलाया, प्रकृति का मानवीकरण। क्या कहलाया, प्रकृति का मानवीकरण। चलिए अब देखिए मेरी बात को, मानव भूगोल का विचारधारा। अब यहां पर मैं लिखता हूं मानव भूगोल के विचारधारा। देखिए मानव भूगोल का जो विचारधारा है ना, मानव भूगोल के तीन विचारधारा को मैं पढ़ाऊंगा अभी, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। एक विचारधारा है नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा। नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा, आप जानते हैं नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा के प्रवर्तक रैटजेल ही होंगे। रैटजेल, हम्बोल्ट, ये सब आते हैं पुराने। नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा में ना प्रकृति को महत्वपूर्ण माना गया। प्रकृति को क्या माना गया, महत्वपूर्ण माना गया, और मानव को गौण रखा गया। मानव को गौण मतलब मानव को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, प्रकृति को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। किस विचारधारा में, नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा में कहा गया कि प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण है। किससे, मानव से। मानव प्रकृति के अनुसार अपना काम करेगा, मानव प्रकृति के अनुसार संचालित होता मानव का क्रियाकलाप। ये किसमें कहा गया, नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा में। ये तो वही हो गया मानव का प्रकृतिकरण। दूसरा विचारधारा या संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा, मानव भूगोल का जो दूसरा विचारधारा है संभववादी विचारधारा है। ये संभववादी विचारधारा जानते हो, इसका उल्टा था। इसमें मानव को महत्वपूर्ण माना गया। संभववादी विचारधारा में किसे महत्वपूर्ण माना गया, मानव को, और प्रकृति को गौण रखा गया। प्रकृति को क्या रखा गया, गौण रखा गया। तो इतना जरूर ध्यान देना कि संभववादी विचारधारा में मानव को महत्वपूर्ण माना गया और प्रकृति को गौण रखा गया। संभववादी विचारधारा में कहा गया कि मानव ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मानव चाहे तो अपना टेक्नोलॉजी की सहायता से, तकनीकी की सहायता से प्रकृति में फेरबदल कर सकता है। यह संभववादी विचारधारा है जो मानव को महत्वपूर्ण मानता है, और नियतिवादी विचारधारा प्रकृति को महत्वपूर्ण मानता है। अब देखोगे तो इस विवाद को कम करने के लिए, इस विवाद को दूर करने के लिए
एक तीसरा विचारधारा आता है और उस तीसरा विचारधारा का नाम है नवनिश्चयवादी विचारधारा। तीसरा विचारधारा क्या है बुआ? नवनिश्चय, ध्यान देना, नवनिश्चयवादी विचारधारा। ये नवनिश्चयवादी विचारधारा बोला कि मानव भी महत्वपूर्ण है और प्लस प्रकृति भी महत्वपूर्ण है। मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक है। कोई भी काम होगा वो मानव और प्रकृति दोनों के मिलने से होगा। ये कौन सी विचारधारा बोलती है? नवनिश्चयवादी विचारधारा। और नवनिश्चयवादी विचारधारा को एक और नाम दिया गया, रुको और जाओ का विचारधारा। नवनिश्चयवादी को कौन सी विचारधारा का नाम दिया गया? रुको और जाओ का विचारधारा। तो आपसे पूछता है कि रुको और जाओ का विचारधारा किस विचारधारा को कहा जाता है? तो नवनिश्चयवादी विचारधारा की। और नवनिश्चयवादी विचारधारा के प्रवर्तक है टेलर। कौन है? टेलर। यह भी सवाल पूछा गया कि नवनिश्चयवादी विचारधारा का प्रवर्तन किसने किया? टेलर ने किया। टेलर का पूरा नाम था ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम था? ग्रिफिथ टेलर। तो आप इतना ध्यान देना कि नवनिश्चयवादी विचारधारा में मानव और प्रकृति दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि तुम ही सोचो ना, प्रकृति रहेगा, मानव नहीं रहेगा तो फिर प्रकृति भी नहीं रहेगा, मानव रहेगा तो प्रकृति भी नहीं रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगी तो मानव भी नहीं रहेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो नवनिश्चयवादी विचारधारा को रुको और जाओ का विचारधारा कहा गया। इसके प्रवर्तक टेलर है। तो मैंने मानव भूगोल रखा है, वो विचारधारा बातें हैं तीन वो। एक नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा जिसमें प्रकृति को महत्वपूर्ण दिया गया, संभववादी विचारधारा जिसमें मानव को महत्वपूर्ण दिया गया, और नवनिश्चयवादी विचारधारा जिसमें प्रकृति और मानव दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। देखिए, एक वर्ड आपके एग्जाम में पूछता है कि संभववाद। संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जिस विद्वान का नाम था लुशियन फैब्रे। क्या नाम था उसका? लुशियन फैब्रे। अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया, तो आप लिखिएगा कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुशियन फैब्रे ने किया। किसने किया? लुशियन फैब्रे ने। चलिए, तो ये यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। पार्ट 1 रहा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में देखिएगा। क्या मैं जितना पढ़ाया हूं सारा चीज आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा। देखिए, ये चैप्टर जटिल नहीं है, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन बशर्ते टीचर अगर कॉन्सेप्ट, देखिए, एक बेहतर टीचर वो होता है जो बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में उसका इंटरेस्ट जगा दे, उस सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। टीचर ऐसा टीचर का चुनाव, ऐसे ही टीचर का चुनाव कीजिए। पुपरी में जो अभी पढ़ाने का जो माहौल बन चुका है, खासतौर पर हमारी इस पुपरी एरिया में, आप देखिएगा पुपरी में बच्चे बहुत मिसगाइड हो रहे हैं। बच्चे उन छपड़ी छाप शिक्षकों के पास पढ़ रहे हैं जिनका भविष्य खुद नहीं बना और दूसरे के भविष्य को बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद। मैं यहीं पर वीडियो को रखता हूँ। अपना फीडबैक कमेंट जरूर बताइए।